प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन का पार्ट 3। ये इस पूरे सीरीज का अंतिम पार्ट है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला करके हमने इस पूरे चैप्टर का डिटेल्ड नोट्स पढ़ लिया है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लीजिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। यह चैप्टर इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 1 में से सिर्फ इसी चैप्टर में से आप ये देख सकते हैं 8 नंबर का प्रश्न आएगा। इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इसी में से सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहला भाग हमने इसका सीखा था उसमें कौन कौन से विषय लिए थे। तो सबसे पहले हमने मेसोपोटामिया का परिचय सीखा था, मेसोपोटामिया का इतिहास और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने मेसोपोटामिया में शहरीकरण के महत्व को देखा था, परिवहन व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस तरह से हुआ ये हमने सीखा था। और दूसरे भाग में हमने क्या सीखा था? दूसरे भाग में हमने देखा था कि लेखन कला का प्रयोग किस तरह से और किन कार्यों के लिए होता था। दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे शुरू हुआ, देहात में जमीन और पानी के लिए झगड़े क्यों हो जाते थे, युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों की स्थिति क्या थी और वहां का शहरी जीवन कैसा था। तो आज जो हम पार्ट 3 कर रहे हैं उसमें हम क्या सीखेंगे, चलिए उसके विषय में देख लेते हैं। आज हम सीखेंगे उर शहर का नगर नियोजन कैसा था और मारी जो कि एक व्यापारिक नगर था वहां पर व्यापार कैसे होता था। साथ ही हम वहां के एक महत्वपूर्ण राजा जिम्रिलिन के राजमहल के बारे में भी जानेंगे और मेसोपोटामिया का लेखन कला के क्षेत्र में क्या देन है इसकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। चलिए, और ये सब बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले उर शहर का नगर नियोजन देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, उर नगर जहां पर 1930 के दशक में सबसे पहले खुदाई शुरू हुई तो देखा गया कि वहां की जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी और काफी संकरी थी, जिससे यह पता लगता है कि पहले वहां जो गाड़ियां चलती होंगी वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंचती होंगी। ये जो काली रेखाएं आप देख रहे हैं ये उन्हीं को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की गलियां कितनी संकरी होती थी और कितनी टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। साथ में बगल में आप ये देख सकते हैं ये उर नगर का पूरा एक प्रारूप है, एक स्ट्रक्चर है जहां पर श्राइन्स भी हैं, जहां पर कुक हाउस भी आप देख सकते हैं जो येलो कलर में दिखाया गया है। यहां पर में पिंक कलर में आप शॉप्स भी देख सकते हैं, यहां पर में दुकानें हैं और फिर स्कूल हाउसेस भी ब्लू कलर में आप देख सकते हैं यहां पर में है। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें उरनगर के बारे में पता चली। अब अगली चीज देखते हैं, बहुत ही मजेदार है ये। आप देखिए, अनाज के बोरे और ईंधन की लकड़ी संभवतः गधे पर लाद कर लाया जाता था और ले जाया जा सकता था। पतली और घुमावदार गलियां होती थी, घरों के भूखंड का साइज एक आकार का नहीं होता था, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर में नगर नियोजन की पद्धति का पूर्णतया अभाव था। जैसा कि हड़प्पा में हमने देखा कि वहां पूरी तरह से नगर नियोजन होता था, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं थी। आप देख सकते हैं ये बेचारा गधा कितना थका हुआ सा लग रहा है और माल ढोता हुआ दिख रहा है और अगर उसके मालिक की बात करें तो ऐसा लगता है उसको इस गधे पे दया भी नहीं आती। यानी कि गधे के ऊपर आप देख सकते हैं ईंधन का गट्ठर लदा हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं कि अनाज का बोरा उसके पीठ पे लदा हुआ है और ये उरनगर की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या खास बात थी यहाँ की।
तो देखिए यहां पर मैं जल निकासी की जो नालियां और मिट्टी की नलिकाएं मिली हैं वो घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घर का भीतरी आंगन है, कितनी तेज बारिश हो रही है और इससे यह भी पता लगता है कि वहां के घरों की छतों का ढलान जो होता था वो भीतर की तरफ हुआ करता था। एक बार और देख सकते हैं आप इसको इस तरह से कि ये जो भीतर का आंगन है, यहां पर में जल निकासी की नालियां होती थी और मिट्टी की नलिकाएं होती थी, जिससे और घर की छतों को उनका जो ढलान होता था वो भीतर की तरफ ही बनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्षा का जो पानी होता था वो निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया जाता था कि एक साथ यदि तेज वर्षा हो तो घर के बाहर की जो कच्ची गलियां होंगी वो कीचड़ से ना भर जाए। ये बहुत खास बात थी। ये आप देख सकते हैं यहां पर में कि बारिश हो रही है और ये यहां से पानी बाहर की तरफ निकल भी रहा है। चलिए नगर के नगर नियोजन के बारे में और क्या खास बात थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक खास बात यह थी कि लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे और इससे क्या होता था कि कूड़े के लगातार सड़क पर डालते रहने की वजह से गलियों की जो सतहें होती थी वो बाद में ऊंची उठ जाती थी। इससे क्या होता था कि घर नीचे हो जाता था और फिर बाद में घरों की दहलीज को ऊपर उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद जो कीचड़ जमा हो जाता है सड़क के ऊपर वो घरों के भीतर ना आ सके। जैसा कि आप इस घर को देख सकते हैं, इस घर में इस स्थिति को देखिए, इस घर की स्थिति को देखिए, ये नीचे की तरफ धंसा हुआ है, यहां पर चारों तरफ सारी गंदगी आपको दिख सकती है और बाद में जब सड़क की सतह ऊपर उठ गई तो वहीं पर में देखिए सीढ़ियां बना करके इनको ऊपर उठाना पड़ गया। तो इस तरह से गलियों का साफ रहना बहुत जरूरी है, ये मैसेज भी हमें इससे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कमरों के अंदर रोशनी कैसे आएगी, तो इसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की हुई थी कि हर छोटी खिड़कियों से रोशनी अंदर प्रवेश ना कर सके, लेकिन जो मुख्य दरवाजा होता था उससे रोशनी प्रवेश कर सके, इसकी व्यवस्था ये लोग किया करते थे। और घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। इसके बारे में कई शकुन और अपशकुन से संबंधित पट्टियां भी वहां पर में पाई गई हैं। आप देख सकते हैं इस चीज को। घर की जो देहरी होती थी वो यदि ऊंची हो तो उससे पता लगता था कि भाई धन दौलत आएगा घर में। घर के सामने का जो दरवाजा होता था वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के घर की ओर ना खुला हो तो इससे पता लगता था कि भाई ये सौभाग्य प्रदान करने वाला है। अगर घर का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुला हुआ होता था तो इससे यह माना जाता था कि पत्नी अपने पति के लिए दुख का कारण बनेगी। और उर में एक कब्रिस्तान भी मिला है जिसमें शासकों और जनसाधारणों की कब्रें भी पाई गई हैं। लेकिन कुछ लोग घरों के अपने फर्शों के नीचे भी दफनाए गए थे। तो यह एक खास बात थी। अब चलिए उर के नगर नियोजन के बारे में जब हमने सीख लिया तो अब मारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि एक व्यापारिक नगर हुआ करता था। आज से 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। यहां पर किसान और पशुचारक दोनों तरह के लोग रहते थे, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती थी कि मारी में किसानों और पशुचारक जो गरड़िए होते थे इनके बीच आपस में झगड़ा हो जाया करता था। तो सवाल यह पैदा होता है कि इनके बीच ये झगड़े क्यों होते थे। तो देखिए होता यह था कि पशुचारकों को जब अनाज की जरूरत होती थी या फिर धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी तो वह अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा और मांस के बदले
ये सारी चीजें आदान प्रदान कर लिया करते थे। पशुओं से जो गोबर होता था, उस गोबर से जो बनी हुई खाद होती थी, ये भी उनके लिए बहुत उपयोगी होती थी। तो इस तरह से पशु चारकों के बीच और गांव वालों के बीच लगातार आदान प्रदान चलता रहता था। लेकिन कई बार देखा गया कि दोनों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। तो ये झगड़े क्यों होते थे, आइए पता करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार क्या होता था कि अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए ये पशु चारक क्या करते थे कि उनको खेतों से गुजार कर ले जाते थे। और इससे क्या होता था कि किसान के फसल को बहुत नुकसान पहुंचता था, जिससे किसान गुस्सा होता था और फिर दोनों आपस में झगड़ पड़ते थे। आप ये देख सकते हैं कि ये जो भाई साहब हैं, ये एक गरड़िया हैं और अपने भेड़ों के साथ में खेतों से होकर गुजर रहे हैं और इस बात से ये किसान बहुत गुस्सा हो रहा है और इसी कारण से वो लठ लेकर तैयार है दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हुआ करता था झगड़ा का। लेकिन यही एक कारण नहीं था, एक कारण और भी बड़ा महत्वपूर्ण था। और वो कारण क्या था? देखिए, कई बार क्या होता था कि चूंकि ये जो गरड़िए होते थे, जो पशुचारक होते थे, ये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर ये हमला बोल देते थे और उनका माल असबाब लूट लेते थे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से घरों को तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, सामान लूट लिए गए। तो ये भी झगड़ा का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाया करता था। अब देखिए, एक स्थिति ऐसी भी बनती थी जब बस्तियों में रहने वाले लोग इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। ये आप देख सकते हैं, ये अपना जो घोड़ा है या खच्चर है, ये नदी के पास ले जाना चाहता है और ये जो ग्रामवासी है, ये इसको रोक रहा है कि नहीं, तुम्हें हम नदी तक नहीं जाने देंगे और तुम्हें पानी हम नहीं पिलाने देंगे अपने पशु को। तो इससे पशु चारक नाराज होते थे और फिर उनके बीच झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती थी। अब देखिए, मारी, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था और यहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, शराब और बहुत सारी अन्य वस्तुएं नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण में तुर्की, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में ले जाया जाता था। और मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ। शहरी केंद्र के व्यापार के बल पर समृद्ध होने का अगर एक बहुत अच्छा उदाहरण मेसोपोटामिया में मिलता है तो वो मारी नगर है। आप देख सकते हैं किस तरह से नावों से व्यापार हुआ करता था। देखिए, ये करते क्या थे? दक्षिण के जो नगर होते थे वहां से घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी, शराब, तेल के पीपे, ये सब ले जाने वाले जो जलपोत होते थे वो मारी में रुका करते थे और मारी के जो अधिकारी होते थे, जो ऑफिसर होते थे, वो उस शिप पर यानी कि जलपोत पर जाते थे, सामान की जांच करते थे और उसको मारी से आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उस पर जितना माल लदा होता था उसका कुल 10% टैक्स के रूप में वसूल करते थे। ये देखिए भाई साहब कितने सूटे बूटेड बैठे हैं और इन्होंने अभी अभी इस जहाज के ऊपर से माल का बिल्कुल असेसमेंट किया है और 10% टैक्स वसूल कर रहे हैं। एक खास बात यह थी कि जौ चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हुआ करता था, तो ये एक विशेष किस्म के नाकाओं में आता था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाएं मेसोपोटामिया से ऐसी मिली हैं जिनमें साइप्रस का एक द्वीप हुआ करता था, अलासिया, वहां से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप
उन दिनों तांबे और टिन के व्यापार के लिए बहुत मशहूर था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री था और इसके व्यापार का बहुत अधिक महत्व था। इस प्रकार मारी व्यापार के बदौलत इतना समृद्ध हुआ कि इसको उस समय में अद्वितीय शहर माना जाता था। अब चलिए खास बात देखते हैं जिम्रिलीम के राजमहल के बारे में। जिम्रिलीम वहां का राजा था। यहां शाही परिवार निवास करता ही था। साथ साथ जिम्रिलीम का जो राजमहल था वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती वस्तु के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यदि इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं ये रसोई घर है जहां पूरे राजमहल के लिए खाना बनता था। वहीं पर में आप ये देख सकते हैं ये कार्यशाला है जहां पर में उत्पादन कार्य होता था, आभूषणों का निर्माण होता था। नीचे आप देख सकते हैं ये शाही निवास है जहां पर राजा और राज परिवार के लोग निवास करते थे। उसके साथ ही आप दाहिने साइड में नीचे देख सकते हैं शौचालय और स्नान गृह को। यानी कि अगर उस समय के इतिहास के हिसाब से देखें तो ये जो जिम्रिलीम का राजमहल है बहुत ही मॉडर्न हुआ करता था और आजकल जो सुख सुविधाएं हमारे आपके घरों में मौजूद हैं वो सारी सुख सुविधाएं उस समय जिम्रिलीम के राजमहल में भी मौजूद हुआ करता था। वहां पर में जो एक दैनिक सूची मिली है जिससे यह पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर दिन भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे और उनमें मुख्य वस्तुएं होती थी रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, यहां तक कि बियर भी। अब सोचिए उन दिनों बियर बनता भी था और बियर पिया भी जाता था। और ये जो आप स्केच देख रहे हैं ये मारी में जिम्रिलीम का राजमहल है जिसने 1810 से 1760 ईसा पूर्व के बीच राज किया था। ये आप देख रहे हैं ये सभागृह है और ये बाहरी आंगन भी है, यानी कि बाहरी आंगन के साथ ही यहां सभागृह हुआ करता था। दूसरा आप देख सकते हैं ये भीतरी आंगन है जो कि बाहरी आंगन से भीतर की तरफ हुआ करता था और उसी के साथ सिंहासन कक्ष भी हुआ करता था जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा करते थे। एक खास बात यह थी कि इतना बड़ा राजमहल होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार सिर्फ एक था, यानी कि सिर्फ इसी प्रवेश द्वार से यहां अंदर की तरफ जाया जा सकता था। और एक खास चीज आप देखिए कुआं। कुएं की खासियत यह थी कि यह बिल्कुल बाहर की तरफ बनाया गया था। तो क्या इसका एक उद्देश्य यह हो सकता है कि यहां से आने जाने वाले राहगीर भी अगर प्यासे हो तो इस कुएं से पानी पी सकते थे। अब तक जो हमने जानकारी प्राप्त की वो सारे के सारे जिम्रिलीम के राजमहल से संबंधित था। एक खास बात और देखते हैं इसके बारे में कि इसका जो आंगन होता था खुला होता था और विशाल सुंदर पत्थरों से जरा हुआ होता था। जब यहां पर में विदेशी अतिथि आते थे तो यहां के दीवारों पर जो चित्रकारी की गई थी, देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी उस समय में की जाती थी। इन चित्रकारियों को देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाते थे। और ये जो राजमहल था ये 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था और इतना विशाल भवन था कि इसमें 260 कमरे बने हुए थे। तो सोचिए राजा और राजा के परिवार के साथ साथ और कितने सारे लोग यहां पर रहते होंगे और काम करते होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे लेखन कला की देन के बारे में, क्योंकि मेसोपोटामिया के सभ्यता की एक बहुत बड़ी देन अगर दुनिया को कुछ है तो वो है वहां की लेखन कला। तो सबसे महत्वपूर्ण देन जो लेखन कला के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की है वो है काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। यहां इस तरह की बहुत सारी पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें गुना, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की सारणियां दी गई हैं। अब सोचिए कि गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोग कितने विद्वान हुआ करते थे।
और पता है उस समय विद्यार्थियों को किस प्रकार के सवाल हल करने को दिए जाते थे? एक उदाहरण देखिए कि अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। अब देखिए, ये तो मेसोपोटामिया के बच्चों को पढ़ाया जाता था, आजकल आप भी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? इसके लिए गणना करने की आपको जरूरत होगी और इसके लिए मैथ में थोड़ा ध्यान लगाना होगा। अगली खास बात कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा होती है, ये बात उनको ज्ञात थी और इसी हिसाब से एक पूरे साल को उन्होंने 12 महीनों में बांटा हुआ था, 1 महीने को 4 हफ्तों में बांटा हुआ था, 1 दिन को 24 घंटे में बांटा हुआ था और 1 घंटे को 60 मिनट में बांटा हुआ था। और ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो ये ज्ञान मेसोपोटामिया से ही दुनिया को मिला है। एक खास बात देखिए कि जब कभी उस जमाने में सूर्य ग्रहण होता था या चंद्र ग्रहण होता था तो वर्ष, महीना और दिन के हिसाब से उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इस प्रकार एक और खास बात होती थी कि आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर भी बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब किताब रखा जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि मैथ्स की बात हो, साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर काउंटिंग की बात हो, मेसोपोटामिया के लोग बहुत आगे थे और ये पूरी दुनिया को उनका मुख्य देन है। तो बच्चों, एक खास बात यह रही कि साधारणतया विद्यार्थी पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते थे और उसकी नकल करते थे, लेकिन कुछ छात्र जो बड़े होनहार होते थे उनको साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले क्लर्क न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था, उनको ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। तो ये बड़े विद्वान बच्चे होते थे, बड़े समझदार बच्चे होते थे और इन्हीं से मेसोपोटामिया में जो कुछ भी उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा उसको आगे बढ़ाया। तो लेखन कला के क्षेत्र में ये उनकी मुख्य देन थी। तो यहां पर मैं आज की कक्षा हम खत्म करते हैं। आशा है आपने एंजॉय किया होगा और साथ साथ सीखा भी होगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।